तो आज अपन जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है सिरमा एसजीएस। तो अगर अपन इस कंपनी की एज ऑफ नाउ बात करें तो इसको एक तरीके से फ्लाई व्हील लगे हुए हैं, मतलब कि हर तरफ से इस कंपनी के लिए अच्छी चीज़ें हो रही है। पहला, गवर्नमेंट स्कीम्स का ये अच्छे से फ़ायदा उठा पा रहे हैं। दूसरा, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का इनको बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। और तीसरा, अगर अपन कंपनी स्पेसिफिक बात करें तो इनका मार्जिन एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि ये लो मार्जिन कंज्यूमर वर्टिकल से दूसरे वर्टिकल्स की तरफ जा रहे हैं। और एक और चीज़ जो हो रही है कि इनकी एक और नई कैपेसिटी आने वाली है, द पीसीबी प्लांट, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में लगते हैं। तो ये खुद का एक प्लांट बना रहे हैं, उससे ये फ़ायदा होगा कि ये वैल्यू एडिशन में और ऊपर चले जाएंगे। तो जो सिनेमा एसजीएस है वो काम करती है ईएमएस इंडस्ट्री के अंदर। तो अब क्योंकि ये ईएमएस इंडस्ट्री में काम करती है तो अपन सबसे पहले समझ लेते हैं ईएमएस इंडस्ट्री होता क्या है। तो ईएमएस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। अब अगर एकदम सिंपल भाषा में समझे तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे कि एप्पल हो गया, या फिर और भी कोई कार कंपनी हो गई जैसे कि फोर्ड, या फिर और कोई कंपनी, तो वो लोग प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं। बट क्योंकि यूएस में लेबर बहुत महंगा है, या फिर फॉर दैट मैटर अदर कंट्रीज़ में भी लेबर बहुत ज़्यादा महंगा है, वो चाइना, इंडिया, वियतनाम जैसी कंट्रीज़ में उस प्रोडक्ट की असेंबली करवाते हैं। और सिर्फ असेंबली नहीं, मैन्युफैक्चरिंग भी ऐसी कंट्रीज़ में ही कराते हैं। सो बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हो, एप्पल कोई प्रोडक्ट को डिज़ाइन करता है, अपने नए आईफोन को डिज़ाइन करता है कि उनको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, उसमें ये फीचर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और फिर वो फॉक्सकॉन, जो कि एक चाइना की कंपनी है, उसको डेलीगेट कर देता है उसको डिज़ाइन करने का काम, मैन्युफैक्चर करने का काम। तो ये सिंपली, एकदम सिंपल भाषा में होता है ईएमएस का बिजनेस। अब ये जो इंडस्ट्री है वो 577 बिलियन डॉलर्स की थी 24 में। और एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि एशिया में लेबर सस्ता है और स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी भी है, 36% ऑफ दिस बिजनेस एशिया से आता है। और ये चंग धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो इस और एक और चीज़ जो है, जैसे कि आप देख रहे हो एआई की वजह से और अदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की वजह से पुरान जो डिवाइसेज है वो बहुत जल्दी पुराने हो जाते हैं। तो उनको अपग्रेड करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए ईएमएस इंडस्ट्रीज को काम मिलता ही रहता है। ठीक है, तो अब अपन ने समझ लिया है कि ईएमएस इंडस्ट्री क्या होता है। तो अब अपन समझते हैं कि सिरमा इसमें कहाँ फिट होता है। तो अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सिरमा के काफ़ी सारे सेगमेंट्स है, कंज्यूमर है, रेलवेज है, आईटी है, इंडस्ट्रियल्स है, सोलर पैनल वगैरह हो गया। तो ये काफ़ी सारे सेगमेंट्स में काम करते हैं। अब जो इनका कंज्यूमर बिजनेस है उसका एक पार्ट स्पेसिफिकली सिर्फ असेंबली को डेडिकेटेड है। तो जो असेंबली होता है वो लो वैल्यू एडेड वर्क होता है, इस वजह से उसमें मार्जिन बहुत कम होते हैं। अब इस वजह से ये कंपनी इस बिजनेस से दूर जाने की कोशिश कर रही है। तो अगर आप 2024 में देखोगे 40% ऑफ इनका बिजनेस कंज्यूमर था, जो कि अब कम होकर 30% हो गया है, और इनका फ्यूचर का टारगेट इसको और कम करने का है। तो अब जो ईएमएस सर्विसेज होती है उसमें जो हाई वैल्यू एडेड वर्क होता है उसको बोलते हैं ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर, ओडीएम। अब ये बिजनेस अभी इनका 17% है, पर इनका लॉन्ग टर्म टारगेट है 25% पे ले जाने का, जिस वजह से इनका मार्जिन और एक्सपेंड होगा। अगर मैं ये जो बिजनेस मिक्स इन्होंने शिफ्ट किया है कंज्यूमर से उसका इम्पैक्ट बताऊं, तो इनका 2024 का एबिटा मार्जिन 6.9% था, जो कि अभी 26 में बढ़ के ऑलमोस्ट 12% हो गया है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है इस बिजनेस मिक्स की वजह, इस बिजनेस मिक्स इंप्रूवमेंट की वजह से। ठीक है, तो अब एक बार थोड़ा सा वापस से ईएमएस इंडस्ट्री पे एज अ होल चलते हैं। तो अगर आप पास्ट 1-2 साल में देखोगे या पिछले 3-4-5 साल में देखोगे, तो जो भी ईएमएस फोकस्ड कंपनीज है, डिक्सन हो गया, सिरमा एसजीएस हो गया, एम्बर इंडस्ट्रीज हो गया, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, इन सब ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और मार्केट ने भी इनको बहुत अच्छे से री रेट किया है। तो अब अपन ये समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है और ऐसा क्या टेलविंड्स है ईएमएस इंडस्ट्री में। पहला है गवर्नमेंट पुश। अब जैसे कि आप भी काफ़ी सारे न्यूज़ में देखते रहते होंगे कि इंडिया प्राइमरली एक सर्विस इकोनॉमी है। तो गवर्नमेंट का अब धीरे धीरे फोकस आ रहा है कि उनको एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनानी है, ताकि जॉब्स वगैरह आए कंट्री के अंदर और इंडिया का जीडीपी भी और इम्प्रूव हो। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारी पीएलआई स्कीम्स, ईसीएमएस स्कीम्स, सेमीकंडक्टर मिशंस और भी ऐसे प्रोग्राम्स लाए हैं, जिससे इन ईएमएस कंपनीज को काफ़ी फायदा मिल रहा है। दूसरा रीजन है चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। अब कोविड के बाद और अब जो वॉर्स हो रहे हैं उसके बाद एक चीज समझ में आ रही है वर्ल्ड की सारी कंपनीज को, कि आप एक ही कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो अपने सप्लाई चेन के लिए। तो इस वजह से कंपनीज जो है वो शिफ्ट हो रही है अपार्ट फ्रॉम चाइना और भी कंट्रीज पे। तो उसमें इंडिया एक अच्छा प्रोस्पेक्ट निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड लेबर अवेलेबल है, चीप लेबर अवेलेबल है, गवर्नमेंट सपोर्ट है, स्टेबल गवर्नमेंट है। उस वजह से भी इन कंपनीज को बहुत फायदा मिल रहा है, इनको बहुत सारा बिजनेस मिल रहा है। एक और रीज़न जो है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और जो मैंने पहले भी बोला था, एआई की वजह से मशीन्स बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो रही है और उनको रिप्लेस करने के लिए आपको और मशीन्स बनानी पड़ती है। जैसे फ़ोन का एग्जाम्पल ही ले लो, पहले जो फ़ोन्स आते थे वो नोकिया वाले,
वो 10 साल तक एक बंदे के चलते थे। आज की डेट में कोई फ़ोन 3 साल 4 साल से ज़्यादा चलता नहीं है। तो इस वजह से रिप्लेसमेंट डिमांड भी बढ़ता जा रहा है। एक और चीज़ है, जो OEMs है वो और ज़्यादा आउटसोर्स कर रही है रादर देन बिल्डिंग देमसेल्व्स, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है उनका एक्सपर्टीज एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में है, आइडिएशन में है, रादर देन उसको मैन्युफैक्चर करने में। मैन्युफैक्चरिंग हमेशा तभी सस्ती होती है जब लेबर सस्ता हो, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो। इस वजह से वो लोग चीप कंट्रीज को ये काम डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर अपन बात कर लेते हैं इनके एक्चुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो रेवेन्यू 2026 में 27% से ग्रो किया है, और जो इनका एबिटा मार्जिन है वो 9.8% से एक्सपैंड होकर 12% हो गया है। जैसे कि मैं पहले बात कर रहा था, ये अपने कंज्यूमर मिक्स से शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे सेगमेंट्स की तरफ, तो इनका जो कंज्यूमर बिजनेस 35% था 25 में, वो अब 30% हो गया, जिस वजह से ये मार्जिन इंप्रूवमेंट अपने को देखने को मिला है। अब अपन अगर आगे बात करें इनके सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की, तो इनका जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो इंडस्ट्रियल्स है, जो क्लोज टू 30% ऑफ द रेवेन्यू है। फिर उसके बाद कंज्यूमर है, जो 30% ऑफ रेवेन्यू है। फिर उसके बाद इनका ऑटोज और IT एंड रेलवेज है। IT एंड रेलवेज वाला बिजनेस इनका पिछले 3 सालों में 70% केगर से बढ़ा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। अब अगर अपन बात करें इनके ऑर्डर बुक का, सो ऑर्डर बुक एज ऑफ 31 मार्च 2026 6500 करोड़ के आसपास है, विच रिप्रेजेंट्स 1.3 टाइम्स द रेवेन्यू। ठीक है, अब अपन आते हैं इनके ROCE पे। तो ROCE 25 में 13.4% था, वो अब बढ़ के 20% हो गया है, जिससे दिखता है कि अब ये कैपिटल एफिशिएंटली अपना यूज़ कर पा रहे हैं। अगर इनके प्रॉफिट की बात करें, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है वो 4.9 से बढ़ के 7.2 है, अगेन बिकॉज ऑफ द एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट। बट अगर अपन इनके फ्यूचर की बात करें, तो मैनेजमेंट ने गाइड किया रेवेन्यू ग्रोथ 35 to 40% होगा, बट मैंने उसको थोड़ा कंजर्वेटिवली फोरकास्ट किया है क्लोज टू 30% पे। ठीक है, ये हो गई सारी अच्छी बातें, बट फाइनेंशियल्स में दो चीज़ें अभी भी है जो देखने लायक है, थोड़ा रिस्की है। पहला है वर्किंग कैपिटल। तो जो भी ये EMS कंपनीज होती है, इनको वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग जिनको सेल करते हैं वो इनको पैसा थोड़ा रुक के देते हैं। तो इनका जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है। 123 डेज हुआ करता था पहले, अभी 42 डेज पे आया है, बट स्टिल काफ़ी सारा इनका पैसा वर्किंग कैपिटल में अटका रहता है। दूसरा जो है केपेक्स, इन्होंने इस साल 700 करोड़ का केपेक्स किया है। तो ये दोनों अपन जब हटा देते हैं तो आप देखोगे कि बिजनेस ने प्रॉफिट तो बहुत अच्छा कमाया है, बट कैश जो है वो जनरेट नहीं हो रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अगर अपन केपेक्स हटा देते तो FCF जो है वो नेगेटिव है। ये चीज़ अपने वैल्यूएशन में बहुत काम आएगी, इसलिए मैंने अभी भी आपको बताया है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं पीयर कंपैरिजन की। तो EMS में जैसे मैंने बताया और भी कंपनीज है, डिक्सन है, एम्बर है, केन्स है, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट है, सिरमा SGS है। तो अगर अपन इन पांचों का, जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, वैल्यूएशन देखते हैं, स्पेशली EV टू एबिटा वैल्यूएशन के बेसिस पे सिरमा SGS सबसे ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड करता है, और इस वजह से ये एक एक्सपेंसिव साइड ऑफ द वैल्यूएशन पे है पूरे EMS स्पेस में। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ की रिस्क की। तो काफ़ी सारे रिस्क मैंने अभी तक की इस डिस्कशन में आपको पहले ही बता दिए हैं। जैसे कि एक है वैल्यूएशन रिस्क। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये कंपनी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव EMS स्टॉक है। तो वो तो उससे क्या रिस्क पोज होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब क्योंकि मार्केट ने इसको इतने ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रखा है, तो इस कंपनी को कंसिस्टेंटली अबव एवरेज डिलीवर करना पड़ेगा। अगर परफॉर्मेंस में थोड़ा सा भी डिक्लाइन आएगा तो ये कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा फॉल होगा, जैसा कि हर ग्रोथ कंपनी के केस में होता है। दूसरा रीज़न है वर्किंग कैपिटल, जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि EMS कंपनीज में जो है वर्किंग कैपिटल काफ़ी ड्रैग्ड रहता है, और उस वजह से ये लोग प्रॉफिट तो कमाते हैं बट इनके पास वो कैश नहीं आ पाता है, विच इज़ अगेन अ रिस्क। तीसरा है एग्जीक्यूशन और इंटीग्रेशन रिस्क। अब जो EMS प्लेयर्स है वो लोग अभी वैल्यू चेन में ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली असेंबली अगर आप सिर्फ करते हो तो आप कम मार्जिन कमाते हो, जैसे कि डिक्सन का क्लोज टू ओनली 4% मार्जिन है। बट ये लोग अब ऊपर जाना चाह रहे हैं वैल्यू चेन में और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सिरमा SGS स्ट्रैटेजी बनाती है एक्विजिशंस करने की। अब जब भी आप एक्विजिशन करते हो देयर आर चांसेस कि आप उसको अच्छे से इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, तो ये एक रिस्क हमेशा सिरमा SGS जैसी कंपनी में रहेगा। फिर उसके बाद एक और रिस्क जो आता है कंज्यूमर सेगमेंट। अब मैंने जैसे कि बताया, ये लोग कोशिश कर रहे हो सेगमेंट को रिड्यूस करने की। अब इस वजह से दो रिस्क हो सकते हैं। पहला, ये रिड्यूस करने में अनसक्सेसफुल होता है तो उस वजह से इनके मार्जिन वापस गिरने लग जाएंगे। दूसरा है कि वो सेगमेंट तो चला जाता है बट ये उसको रिप्लेस नहीं कर पाते हैं विद अदर हाई मार्जिन सेगमेंट्स। उससे क्या होगा, इनका जो मार्जिन है वो तो चाहे इंप्रूव हो जाएगा बट रेवेन्यू कम हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ मैक्रो रिस्क भी है इस कंपनी में, जैसे कि हर कंपनी में होते हैं, जैसे कि सप्लाई चेन इश्यूज। ये जो कंपनी असेंबल करती है,
अगर वो असेंबली करने के प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे वॉर की वजह से या और डिस्ट्रप्शंस की वजह से, तो इस कंपनी के रेवेन्यू पे एक प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा रीज़न है कंपटीशन। अब सिरमा एसजीएस जो काम कर रही है वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू एड या फिर हाई कॉम्प्लेक्सिटी काम नहीं है, उस वजह से इंडिया में और इंडिया के बाहर भी इनको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो अब अपन वैल्यूएशन में डीप डाइव कर लेते हैं। तो वैल्यूएशन समझाने से पहले अगर आप थोड़ा भी स्टॉक मार्केट ट्रैक करते हैं या वैल्यूएशंस के बारे में सुना तो आपने डीसीएफ का बहुत नाम सुना होगा। तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ डीसीएफ क्या होता है, फिर अपन इस कंपनी स्पेसिफिक वैल्यूएशन में चलेंगे। सो बेसिकली किसी भी कंपनी की वैल्यू क्या होती है, वो जितना कैश जनरेट करेगी। अब डीसीएफ क्या बोलता है कि आप जो भी ये कंपनी कैश जनरेट करेगी अगले पूरे लाइफ टाइम में, उसको आप डिस्काउंट कर लो आज की वैल्यू पे और उससे कंपनी की फेयर वैल्यू निकालो। अब वो अपन कैसे करते हैं, कंपनी जो एबिटा जनरेट करेगी उसमें से अपन रिड्यूस करते हैं वर्किंग कैपिटल जो लगेगा, केपेक्स जो लगेगा, टैक्स जो जाएगा, और ये सब चीजें हटाने के बाद एफसीएफ आता है, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, और उसको फिर अपन डिस्काउंट करते हैं आज की डेट पे। डिस्काउंट करने का मतलब है कि अगर आपको 5 साल बाद 100 रुपए आने वाले हैं तो वो 100 रुपए की वैल्यू आज की डेट में उससे कम होगी। तो ऐसे करके अपन डीसीएफ वैल्यूएशन करते हैं। अब सिरमा एसजीएस जैसी कंपनी में क्या प्रॉब्लम आती है, इनका एक तो जैसे मैंने बताया वर्किंग कैपिटल यूजेज बहुत ज्यादा है। दूसरा है इस कंपनी को बढ़ने के लिए लगातार केपेक्स करना पड़ेगा, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इनको फैक्ट्री लगानी पड़ती है, उसमें ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उससे इनका रेवेन्यू आता है। अब अगर इनको रेवेन्यू बढ़ाना है तो इनको लगातार मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, तो इनका केपेक्स बहुत ज्यादा रहता है। तो जो इनका एक्चुअल फ्री कैश फ्लो जनरेट होता है वो काफी कम होता है। इनफैक्ट आपको स्क्रीनशॉट में आपको स्लाइड में दिख भी रहा होगा कि इनका एफसीएफ जो है वो अभी आने वाले 1-2 साल में नेगेटिव रहने वाला है, क्योंकि वो पीसीबी का प्लांट आने वाला है। तो इस वजह से इस कंपनी को वैल्यू करने के लिए मेरे को 2 अप्रोचेस अपनानी पड़ी। पहला, टर्मिनल ईयर तक मैंने इनका जो है नॉर्मल डीसीएफ किया, और फिर उसके बाद टर्मिनल वैल्यू पे मैंने मल्टीपल बेस्ड वैल्यूएशन किया। बेसिकली जैसा अपन जनरली करते हैं कि कंपनी अभी ईवी टू एबिटा मल्टीपल मान लो 40 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या 10 साल बाद क्या मल्टीपल पे ट्रेड करेगा, उससे अपन इसका वैल्यू निकालेंगे। तो अगर आप देखोगे स्लाइड में, तो जो इनका डीसीएफ बेस्ड वैल्यू आ रहा है, प्योर डीसीएफ बेस्ड वैल्यू, वो आ रहा है 6-700। तो ये शेयर ट्रेड करते हैं 1400 पे, तो मतलब कि 50% डिस्काउंट। अब ऑफकोर्स मार्केट बेवकूफ नहीं है, ये डीसीएफ वैल्यूएशन इस वजह से कमा रहा है जो मैंने आपको बताया। ये कंपनी प्रॉफिट तो बहुत अच्छा कमा रही है, बट कैश उतना जनरेट नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ द केपेक्स एंड द वर्किंग कैपिटल यूजेज। इस वजह से इनका डीसीएफ बेस्ड वैल्यूएशन कम आ रहा है, एंड इट इज यू कैन से ऑब्सोलीट या फिर इररेलेवेंट। और अगर अपन इनका ये मल्टीपल बेस्ड वैल्यूएशन की बात करें तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि मैंने मल्टीपल क्या यूज किया है। तो अगर अपन बात करें जो इंटरनेशनल पीयर्स है इनके, जो मैच्योर कंपनीज है, जिसका एक का मैंने नाम भी लिया था पहले, फॉक्सकॉन। तो फॉक्सकॉन, फ्लैक्स, ये वाली कंपनीज जो है क्लोज टू 15 to 20 टाइम्स पे ट्रेड करती है। तो मैंने जो है इसका वैल्यूएशन करते वक्त 20 टाइम्स पे इसको वैल्यू किया है, स्लाइट प्रीमियम लिया है इंटरनेशनल कंपनी से, क्योंकि इंडिया की डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी भी बहुत स्ट्रांग है। आप जैसा आपको पता होगा इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड का, और यंग पॉपुलेशन भी इंडिया में सबसे ज्यादा है, तो इंडिया का खुद का डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है। उस वजह से मैंने इनको थोड़े प्रीमियम पे ट्रेड करा है। बट अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि अभी सिर्मा 40 टाइम्स पे ट्रेड करता है, मैं 20 टाइम्स पे क्यों वैल्यू कर रहा हूं, तो उसका एक सिंपल सा रीजन है, अभी ये कंपनी 30-35%, 40% पे बढ़ रही है। बट फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है। जब अपन फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो अपने को एक मैच्योर स्टेडी स्टेट पे सोचना पड़ता है, विच विल बी क्लोज टू 6-8% ऑफ ग्रोथ। तो अगर ये 6-8% पे बढ़ेगा तो इसका जो वैल्यूएशन है वो 40 टाइम्स पे नहीं रह सकता है, वो नीचे आएगा। और एक चीज और, किसी को नहीं पता है कि कितने पे आएगा, तो मैंने इस वजह से इनका सेंसिटिविटी किया है 20 टाइम्स पे, 25 टाइम्स पे, 30 टाइम्स पे, और उससे अलग अलग वैल्यू आया। बट मेरा बेस केस है 20 टाइम्स, और उससे इनका जो वैल्यू निकल के आता है वो अभी जो प्राइस चल रहा है उससे थोड़ा सा नीचे निकल के आता है। तो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल जो डीसीएफ होता है वो यूज करके, और मल्टीपल बेस्ड वैल्यूएशन यूज करके, दोनों केस इनका वैल्यूएशन अपने को ये बता रहा है कि ये कंपनी एज अ कंपनी बहुत अच्छी है, बट अभी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इसके प्राइस में ऑलरेडी बहुत हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेड इनकॉर्पोरेटेड है। तो इस वजह से मेरे हिसाब से, बट आप इसको बाय सेल एडवाइस मत समझना, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, ये बस मैं मेरा एक वैल्यूएशन फ्रेमवर्क शेयर कर रहा था आपसे। तो मेरे हिसाब से कंपनी अभी एक ओवर वैल्यूड कंपनी है। ओके, थैंक यू।